नमस्कार। लास्ट क्लास के अंदर अपन बात कर रहे थे ईआर डायग्राम्स के। ईआर डायग्राम्स के कौन कौन से सिंबल्स होते हैं ये अपन ने बात की। हमने कंस्ट्रेंट्स की बात की थी कि जो आपके पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स हैं दो तरीके के होते हैं। आपने बात की थी टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। इसके अलावा आपने बात की थी कार्डिनलिटी रेशियो की। आपने कहा था कार्डिनलिटी रेशियो को आप तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 1 to many, many to many एंड many to 1। ठीक है, अब अपन इसके आगे चलते हैं। हम कुछ सैंपल ईआर डायग्राम्स देखते हैं, कुछ सैंपल ईआर डायग्राम्स अपन देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे ईआर डायग्राम्स को कैसे टेबल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो बच्चों, अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं, इस ईआर डायग्राम को देखूं, यहां पर आप देखिए सीधा सा मतलब क्या है, ये एम्प्लॉय क्या है, एक एंटिटी है। ये क्या है, एक एंटिटी है। ये जो डिपेंडेंट है क्या है, एंटिटी है ना। और ये प्रोजेक्ट है, ये क्या है, एंटिटी है। ठीक है, ये तीनों क्या है, एंटिटी। हम कह रहे हैं एम्प्लॉय असाइन टू प्रोजेक्ट, किसी एम्प्लॉय को एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया, प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है, या हम कहें प्रोजेक्ट पर एम्प्लॉयज असाइन किए जाते हैं। एंड यहां पर क्या है, M to N, मतलब एक प्रोजेक्ट पर मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं, एक प्रोजेक्ट पर मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं और एक एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट पर हो सकता है। ठीक है, M to N, एक एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट पे हो सकता है और एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं। आपने कहा एम्प्लॉय के बहुत सारे डिपेंडेंट हो सकते हैं, एक एम्प्लॉय के बहुत सारे डिपेंडेंट हो सकते हैं। आपने कहा भाई डिपेंडेंट जो है वो वीक एंटिटी है, क्योंकि इसके साथ में प्राइमरी की एम्प्लॉय की रहेगी, डिपेंडेंट की कोई प्राइमरी की नहीं होगी। तो डिपेंडेंट के साथ में क्या रहेगा, एम्प्लॉय की प्राइमरी की। मान के चले यहां पर नेम जो है वो प्राइमरी की है, यहां पर ये जो नेम है ये पार्शियल की एट्रीब्यूट है। ठीक है, चूंकि ये वीक एंटिटी है, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। हमने बात की थी कि वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी का जो रिलेशन होता है वो आइडेंटिफाइंग रिलेशन कहलाता है और उसे हम डबल डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ओके। यहां पर असाइंड टू जो है वो क्या है, ये एक रिलेशन है। ये जो सैलरी, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑल दीज आर एट्रीब्यूट्स, all these are attributes, name, DOB, all these are attributes। यहां पर प्रोजेक्ट रोल इज एट्रीब्यूट। समझ रहे हैं आप। तो ये एक सिंपल ईआर डायग्राम है। अगर आप इसको गौर से देखें तो वो तमाम चीजें जो कि हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर के अंदर कि कैसे हम ईआर डायग्राम को बनाएंगे, वो यहां पर रिफ्लेक्ट कर रही है, वो यहां पर रिफ्लेक्ट कर रही है। ओके, चलिए सर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, हम कह रहे हैं स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज। स्टूडेंट कहां स्टडी कर रहा है, कॉलेज में। स्टूडेंट के ये एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलेज के ये एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलेज आईडी एंड कॉलेज नेम। ओके, टीचर टीचेज इन डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हम कहते हैं सब टीचर का कोई सब्जेक्ट होगा, कोई आईडी होगा, कोई टीचर का नाम होगा। सेम वे डिपार्टमेंट का कोई आईडी होगा, डिपार्टमेंट का कोई नेम होगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक नो दिक्कत। इसके बाद आते हैं एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय मैनेजर डिपार्टमेंट। सिंस कब से मैनेजर है, एक एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट के साथ मल्टीपल रिलेशन शो किए हैं। एक तो आपका वर्क्स है, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और अगर मैनेजर है, क्योंकि मैनेजर इज ऑल्सो एम्प्लॉय, तो मैनेजर कब से है। वर्क्स ऑन आवर्स, किसी प्रोजेक्ट पर हम कह रहे हैं एक आदमी अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर सपोज काम करता है,
तो हमने कहा एक्स प्रोजेक्ट पर 3 घंटे, वाई प्रोजेक्ट पर सब 2 घंटे, एंड सो ऑन। डिपार्टमेंट हैज प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स होंगे। एम्प्लॉय के डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट ऑफ एम्प्लॉय, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के डिपेंडेंट होंगे। तो साथियों ये आपके तमाम जो चीजें यहां पर अपन ने शो की है एक सिंपल ईआर डायग्राम है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो वही सारी चीज है जो चीज आपने ईआर डायग्राम के अंदर पढ़ी थी कि हमारे पास कौन सा जो सिंबल है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। एंटिटी को हमारा रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइंस हमारी सिंपल लिंक को शो कर रही है, एंड सो ऑन। डबल लाइन जो है वो टोटल पार्टिसिपेशन को शो करती है। ठीक है, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए सर, यहां पर हम कह रहे हैं ये आपके पास स्टूडेंट है, कोर्स है, स्टूडेंट कोर्स अटेंड कर रहा है। एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं और एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में हो सकता है। कोर्स जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक कोर्स में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। बच्चों हमने कहा टीचर टीचेस सब्जेक्ट, टीचर क्या है, सब्जेक्ट्स को टीच करता है। एक टीचर एक सब्जेक्ट को टीच करता है। हम कह रहे हैं स्टूडेंट टीचेस, एक स्टूडेंट को मल्टीपल टीचर्स टीच कर सकते हैं। यहां पर बाकी चीजें तो ठीक है, 2 चीजें यहां पर है। एक तो एज हमने डॉट से किया, डैश क्या है, ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, डीओवी से डिराइव होगा। डिराइव्ड एट्रीब्यूट जो किसी और एट्रीब्यूट से कैलकुलेट करके आ रहा है। यहां पर हमने डबल एलिप्स लिया है, ये क्या है, मल्टी वैल्यू। हॉबीज, मल्टीपल हॉबीज हो सकती है किसी की। ठीक है, और रेस्ट आई थिंक रेस्ट आपके समझ में आ सकता है। ओके, राइट। चलिए अब आता है इन ईआर डायग्राम्स को कैसे हम टेबल्स में कन्वर्ट करें। इन ईआर डायग्राम्स को कैसे टेबल में कन्वर्ट करें। देखिए सर, इसको ज्यादा हिंदी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, हिंदी में लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने यहां पर इंग्लिश में ही लिखा है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए सर, पहला है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। ऐसी एंटिटी सेट जिनके पास प्राइमरी की है, उनका रिप्रेजेंटेशन टेबल में कैसे होगा। देखिए, जैसे कोई एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल जो अभी हम देख रहे थे से वहीं पर आते हैं। मान के चलें ये है, इसके अंदर ये टीचर आईडी क्या है, प्राइमरी की है। यहां पर डिपार्टमेंट आईडी क्या है, प्राइमरी की है। तो हमारा ये कहना है कि यहां पर एक टेबल तो बनेगी टीचर की, और जितने एट्रीब्यूट्स हैं उन सबके कॉलम बन जाएंगे। सर क्या बन गया, टीचर आईडी, नेम और सब्जेक्ट, ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं। तो एक टेबल तो टीचर की बन गई और एक टेबल डिपार्टमेंट की बन गई। ठीक है, और यहां पर डिपार्टमेंट के 2 एट्रीब्यूट्स हो गए, कॉलम हो गए, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। ठीक है सर, तो जो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज है उन सब के लिए अलग से टेबल बनेगी। चलिए अपन वापस वहीं पर आते हैं, अब उसको अच्छी तरह समझते हैं जो हमने लिखा है। देखिए, लेट ई बी ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विद डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स A2 AN। मान के चलें E एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है और उसके कुछ एट्रीब्यूट हैं A1 A2 AN। We represent this entity by a table called E with n distinct column, each which corresponds to one of the attribute of E.
each row in this table responds to one entity of the entity set E। मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूं। देखिए, हर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की एक टेबल बनेगी तथा उस एंटिटी सेट, या सेट कहें या टाइप कहें, ज्यादा अच्छा टर्म है, उस एंटिटी टाइप का हर एट्रीब्यूट उस टेबल का कॉलम होगा। हर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की टेबल बनेगी और हर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के जितने उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो सब उसके कॉलम होंगे। ये तो भी किया था अपन ने। पहली बात, जैसे हमने कहा, सपोज कोई स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है साहब, स्टूडेंट का सपोज हमने कहा स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नंबर मान लीजिए, स्टूडेंट नेम हो गया, ठीक है, और से किसी कोर्स में है। ये स्टूडेंट किसी कॉलेज में पढ़ता है, स्टडी इन, यहां पर कॉलेज है, कॉलेज का कॉलेज आईडी है और कॉलेज का नेम है। यहां पर CID प्राइमरी की है, यहां पर S नंबर प्राइमरी की है। अब इसका क्या होगा, देखिए दोनों स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। एक एंटिटी है स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट की टेबल बन जाएगी, से ये स्टूडेंट टेबल हमारी बन गई। स्टूडेंट टेबल के अंदर हम क्या रखेंगे सर, स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारा रहेगा S नंबर, S नेम एंड कोर्स, 3 एट्रीब्यूट्स जो कि हमारे पास है, तीनों के लिए कॉलम रहेगा हमारे नियम के हिसाब से, जो अपन ने स्ट्रॉन्ग एंटिटीज का पढ़ा है उस हिसाब से। कोर्स के लिए कोर्स की एक टेबल रहेगी सर, कोर्स की टेबल में हमारे पास 2 कॉलम्स रहेंगे, CID एंड C नेम। तो जितनी भी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज हैं, उन सभी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के लिए अलग से टेबल बन जाएगी, और जितने एट्रीब्यूट्स इन एंटिटीज के अंदर हैं उन सब के लिए एक अलग से कॉलम बनेगा, उन अलग से एक कॉलम बन जाएगा। ये अपन बात कर रहे हैं, यही अपन ने लिखा था, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के लिए एक अलग से टेबल बन जाएगी, और जो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज हैं उन स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के लिए वहां पर जितने एट्रीब्यूट्स हैं उन सब के लिए कॉलम बनेगा। ठीक बात है। अब आते हैं वीक एंटिटी सेट। वीक एंटिटी सेट हमने क्या कहा था, वीक एंटिटी सेट हमने कहा था कि वीक एंटिटी सेट जिसके अंदर प्राइमरी की नहीं होता, वीक एंटिटी सेट जिसके अंदर प्राइमरी की नहीं होता। देखिए सर, जैसे एग्जांपल अगर अपन लेते हैं, हमने कहा एक लॉन टेबल हमारे पास है, एक लॉन टेबल हमारे पास है, एक पेमेंट टेबल हमारे पास है, दोनों के बीच में रिलेशन हमारा है लॉन पेमेंट। हम कह रहे हैं सब पेमेंट जो टेबल है ये वीक एंटिटी है, प्राइमरी की नहीं है। डैश काम में लिया है, ध्यान रखें, लाइन नहीं लगाया है। यहां पर लॉन नंबर प्राइमरी की है, ये वीक एंटिटी है जो कि इस लॉन नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है। हो सकता है आपने एक ही पेमेंट से 4 लोन का पेमेंट किया हो, आपके 4 लोन चल रहे हैं, आपने 50,000 का एक चेक दिया तो पेमेंट नंबर तो एक हो गया, आपने कहा सब 10,000 इस लोन में डाल दो, 15,000 इसमें डाल दो, दूसरे 15,000 इसमें डाल दो, 10,000 इसमें डाल दो। एक ही पेमेंट से 4 लोन का आपने पेमेंट किया है, तो मेरा जो पेमेंट है वो क्या हो गया, वीक एंटिटी हो गया। सब क्या करें सब, यहां पर हमारा सीधा सही कहना है, पहले अपन समझ लेते हैं उसके बाद अपन बात करते हैं।
हमारा ये कहना है कि जब भी हम वीक एंटिटी सेट के लिए टेबल बनाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है उसका प्राइमरी की साथ रखेंगे। देखिए, जब भी वीक एंटिटी सेट को टेबल में कन्वर्ट करना है तो वीक एंटिटी सेट की टेबल के अंदर वीक एंटिटी सेट के सभी एट्रीब्यूट्स तथा स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जिस पर वह वीक एंटिटी सेट डिपेंड करता है कि प्राइमरी की के सभी एट्रीब्यूट्स के लिए अलग अलग कॉलम बनेंगे। समझिए इस बात को। हम ये कह रहे हैं जब भी वीक एंटिटी सेट है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए तो हमारी टेबल बननी है। जब भी वीक एंटिटी सेट है, हम ये कहना चाह रहे हैं तो वीक एंटिटी सेट की जितनी भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उन सब के लिए हम टेबल में कॉलम्स बनाएंगे। हर वीक एंटिटी सेट किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के ऊपर डिपेंड होता है, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की प्राइमरी की के एट्रीब्यूट भी यहां रहेंगे अपने पास वीक एंटिटी सेट की टेबल के अंदर। ये बात अपन करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, एक बार समझ लें इसको। ये कर लिया आपने, आगे चले, हटा दो इसको। हम सीधा सा यहां पर ये समझना चाहते हैं देखिए यहां पर वीक एंटिटी कौन सी है अपनी, ये पेमेंट। तो जो पेमेंट की हमारी टेबल होगी वो क्या होगी साहब, जो पेमेंट की हमारी टेबल होगी उस पेमेंट टेबल के अंदर अपन क्या क्या रखेंगे, बात ये है अपनी। पेमेंट टेबल के अंदर हम ये कहना चाह रहे हैं पेमेंट नंबर तो होगा ही होगा, हम ये चाह रहे हैं पेमेंट डेट भी होगा साहब, हम ये कह रहे हैं साहब पेमेंट अमाउंट भी होगा, और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, लोन के ऊपर। तो लोन नंबर भी यहां पर अपने को रखना पड़ेगा, ये बात है अपनी। तो वीक एंटिटी सेट की जब भी टेबल बनाएंगे तो वीक एंटिटी सेट के सभी एट्रीब्यूट्स के लिए उसमें कॉलम होगा, और उस स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जिसके ऊपर की वो वीक एंटिटी सेट डिपेंड करता है उसकी प्राइमरी की को भी इस टेबल के अंदर अपन रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वीक एंटिटी सेट की बात हो गई, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की बात हो गई। आई थिंक आगे चलिए सब। कभी कभी जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उन क्वेश्चंस में अपने को एक ईआर डायग्राम दे दिया जाता है और हमसे कहा जाता है निम्न में से कौन कौन सी टेबल्स बनेंगी, इस तरीके से, या कौन सी टेबल नहीं बनेंगी, या फला टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए जाते हैं जो अच्छे स्टैंडर्ड के एग्जाम्स हैं उनके अंदर। राइट सर, देखिए आगे चलते हैं अगले रूल के ऊपर। ये जस्ट वही जो अपना पेमेंट वाली टेबल थी उसको हमने यहां पर डिफाइन किया है। लोन नंबर अपना हो गया, पेमेंट नंबर हो गया, पेमेंट डेट हो गया, पेमेंट अमाउंट हो गया। ये तीनों के लिए तो कॉलम बनाई है, लेकिन इसकी प्राइमरी की भी यहां पर अपन ने
रख लिया, जो अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया था। कोई इश्यू नहीं है इस जगह पर। चलें आगे। चलिए देखिए सर, रिलेशनशिप सेट को कैसे हम टेबल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अभी जो हमने देखा था, हमने किसका देखा था? एंटिटी सेट का। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? रिलेशनशिप सेट की। ठीक है, पहले अपन एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा, मेरे पास एक एंटिटी है, से एम्प्लॉय। मैंने कहा साहब यहां पर मेरे पास एक एंटिटी है, से डिपार्टमेंट, और रिलेशन हमारे पास है मैनेजेज। हमने कहा साहब मैनेजेज के अंदर एक एट्रीब्यूट है सिंस, है ना। एम्प्लॉय के अंदर हमने दो एट्रीब्यूट्स रख लिए, सपोज EID एंड ENAME। डिपार्टमेंट के अंदर हमने दो एट्रीब्यूट रख लिए, DID एंड DNAME। ठीक है, यहां पर EID प्राइमरी की है, यहां पर DID प्राइमरी की है। आपको पता है एक टेबल तो EMP बन जाएगी जिसके अंदर ये दो एट्रीब्यूट होंगे, एक टेबल डिपार्टमेंट बन जाएगी जिसके अंदर DID और DNAME होंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो अभी हम पढ़ के आए हैं। बात है इसका क्या करें। हमारा नियम ये कहता है कि जो रिलेशनशिप है, हमारा नियम क्या कहता है भैया, कि जो रिलेशनशिप है उसके लिए हमारी एक टेबल बनेगी। सपोज मैनेजेज टेबल आपने बना दिया, मैनेजेज टेबल में दोनों की प्राइमरी की हो गई, EID हो गया, DID हो गया, और इसका सिंस आपने यहां पर रख लिया है। इसके सभी डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स और दोनों जो एंटिटीज हैं उनकी प्राइमरी की यहां पर रहेगी। ये मतलब है साहब इसका। रिलेशनशिप सेट का जब हम टेबल बनाते हैं तो दोनों जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज हैं उनकी प्राइमरी की और रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स लिख लेते हैं अपन। देखिए साहब, जब भी किसी रिलेशनशिप की टेबल बनाते हैं उसमें दोनों पार्टिसिपेट करने वाली एंटिटीज की प्राइमरी की तथा रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स को रखते हैं। और यहां पर लगा दिया मैंने एक डबल स्टार, कुछ दूसरे नियम को देखते हुए। दूसरे और भी नियम हैं कि किस केस में ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैंने यहां पर स्टार लगा करके लिख दिया है। ठीक है, जैसे आता है ना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। ठीक है, सामान्यतया हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप सेट की टेबल बनाते हैं, उसमें दोनों पार्टिसिपेट करने वाली एंटिटीज की प्राइमरी की और रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स को रखते हैं। जैसे यहां पर अपन ने किया है भैया, कि ये जो दो एंटिटीज आपके पास है, एक एम्प्लॉय है और एक डिपार्टमेंट है। एक रिलेशनशिप है मैनेजेज, सिंस इसका पैरामीटर है, एट्रीब्यूट है। हमने कहा सब एम्प्लॉय की अलग टेबल होगी, डिपार्टमेंट की अलग होगी और मैनेजेज की एक अलग टेबल होगी। मैनेजेज के अंदर इन दोनों का हमने क्या रख दिया है, दोनों की हमने प्राइमरी की रख दी है
और मैनेजेज का जो एट्रीब्यूट है सिंस एट्रीब्यूट उसको हमने यहां पर ले लिया है। नो इश्यू, राइट। तो जो पहली बात अपनी यहां पर है, पहली बात जो अपनी यहां पर है, देखिए लेट आर बी रिलेशनशिप सेट्स, let a1 a2 an be set of attributes formed by union of primary keys of each of entity sets participating in R, and let the descriptive attributes of R be, descriptive attribute कौन से हैं, b1 b2 bn, we represent this relationship by a table called R with one column for each attribute of the set। वही तमाम बात है जो कि अपन ने अभी की है, ठीक है। अब इस केस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पहला रूल यहां पर आपका क्या कहता है, अपवाद या आप कहें एक्सेप्शन, जो टर्म्स एंड कंडीशन हम कह रहे थे, जब स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का वीक एंटिटी सेट के साथ रिलेशन होता है तो रिलेशन का अपना कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, पहली बात। होता तथा उस रिलेशन की अपनी अलग से टेबल भी नहीं बनती। मैं आपको बिल्कुल लेमन टर्म में बता देता हूं कि जब आपका वीक एंटिटी का स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ रिलेशन है तो उस रिलेशनशिप की कोई टेबल भी नहीं बनती। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। जैसे यहां पर आपके पास लॉन टेबल है, आपके पास पेमेंट टेबल है, आपने कहा वीक एंटिटी है, तो लॉन पेमेंट की टेबल नहीं बनाएंगे सब। लॉन पेमेंट की टेबल अगर हम बनाते हैं तो क्या टेबल बनेगी लॉन पेमेंट की, जरा देखते हैं। यहां पर लॉन पेमेंट की टेबल क्या हो गई, जरा सोच के देखिए। दो एट्रीब्यूट होंगे और कौन कौन से होंगे, दो एट्रीब्यूट आपके, एक तो लॉन नंबर हो गया और एक आपके पास पेमेंट नंबर हो गया। यही दोनों एट्रीब्यूट है ना प्राइमरी की दोनों की। लेकिन ये दोनों चीज तो इसके अंदर अवेलेबल है, तो रिडंडेंट हो गया ना, डुप्लीकेसी हो गई ना। तो जब भी कभी वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बीच में रिलेशन होगा, उस केस में रिलेशनशिप की जो टेबल बनती है वो रिडंडेंट होती है, डुप्लीकेसी आती है उसके अंदर, एक ही डेटा बार बार आता है, इसलिए हम उसकी टेबल नहीं बनाते। बिल्कुल सिंपल शब्दों के अंदर, ठीक बात है। चलिए सर, अगला जो रूल आपका है, क्या एक्सेप्शन है सर? जब मैनी टू वन रिलेशनशिप होता है, हम क्या कह रहे हैं, let we have many to one relationship AB from entity set A to entity set B, and the participation of A in relationship AB is total participation है। That is, every entity A in the entity set A must participate in the relationship AB. Then we can combine the table A and AB to form a single table consisting of the union of columns of both table। हम सीधा सा क्या कह रहे हैं कि जब मैनी टू वन रिलेशनशिप होता है, जब मैनी टू वन रिलेशनशिप होता है एवं
रिलेशनशिप टोटल है, पार्टिसिपेशन टोटल है, उस केस के अंदर हम ये कह रहे हैं कि यहां पर मेनी साइड में वन साइड का डेटा रख लेते हैं, रादर अलग टेबल बनाने के। ठीक है, देखिए जैसे सीधी सी बात है, एम्प्लॉय टेबल है मान के चलें, यहां पर आपका रिलेशन है वर्क्स इन, एक आपका टेबल एंटिटी है डिपार्टमेंट, ईएमपी की दो अलग एट्रीब्यूट्स हैं, से ईआईडी आपके पास है, ई नेम आपके पास है, डीआईडी आपके पास है, डी नेम आपके पास है। ठीक है भैया, यहां पर हम कहें एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट, मल्टीपल एम्प्लॉय वर्क्स इन ए डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमारा सीधा सा ये कहना है कि भाई जब आप ये रख रहे हैं तो आपने एम्प्लॉय की टेबल बनाई, एम्प्लॉय की टेबल में क्या रहेगा, ईआईडी रहेगा, ई नेम रहेगा। जो डिपार्टमेंट की टेबल आप बना रहे हैं डीआईडी रहेगा और डी नेम रहेगा। और अगर मैं रिलेशनशिप टेबल बनाता हूं तो रिलेशनशिप टेबल मतलब वर्क्स इन की जो टेबल बनेगी उसके अंदर दोनों का प्राइमरी की रहेगा, ईआईडी रहेगा और डीआईडी रहेगा। यही बताना चाह रहे हैं ना हम। हमारा ये कहना है कि अगर मैनी टू वन रिलेशनशिप है तो इसको छोड़ दीजिए और यहीं पर डीआईडी लगा दीजिए, यहीं पर डीआईडी रख लीजिए। मैनी टू वन रिलेशनशिप के अंदर जबकि रिलेशनशिप टोटल है, एवरी एम्प्लॉय हैज टू वर्क इन ए डिपार्टमेंट, उस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें क्या है, अलग से टेबल नहीं बनानी है, हमें मैनी साइड में वन का जो प्राइमरी की है और जो आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इस टेबल के उनको भी वहीं पर रख लेना है। यह समझाना चाहेगा। होप दिस इज क्लियर। चलिए सर, हम ये कह रहे हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट अगर आपके पास है, कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब हो गया जैसे आपको एड्रेस रखना है। कंपोजिट एट्रीब्यूट हमने कहा था कि अलग अलग जो आपके एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन है उसे हमने कंपोजिट एट्रीब्यूट कहा था। जैसे सपोज आप एम्प्लॉय के अंदर एड्रेस रखना चाहते हैं तो हमने कहा एम्प्लॉय टेबल के अंदर एड्रेस कैसे रखेंगे सर, आपने कहा ईआईडी हो गया, ई नेम हो गया, और मान के चले एड्रेस एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है जिसके अंदर आपने कहा एड्रेस लाइन 1, आपने कहा एड्रेस लाइन 2, है ना, आपने कहा सब सिटी, सपोज ये है। तो हम ये कहते हैं भाई अलग अलग जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके पार्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग कॉलम रख लीजिए, लेकिन एड्रेस का अपने आप में कोई कॉलम नहीं रहेगा। एड्रेस का अपने आप में कोई कॉलम यहां पर नहीं रहेगा। देखिए अब जरा हमें कह रहे हैं क्रिएट ए सेपरेट एट्रीब्यूट फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स। जैसे एड्रेस है, एड्रेस के जितने भी कंपोनेंट एट्रीब्यूट हैं उनके लिए अलग अलग से बना लीजिए आप एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल, एड्रेस इज ए कंपोजिट एट्रीब्यूट एंड इट्स कंपोनेंट्स आर स्ट्रीट एंड सिटी। द टेबल जनरेटेड वुड देन कंटेन कॉलम एड्रेस स्ट्रीट एंड एड्रेस सिटी। देयर इज नो सेपरेट कॉलम फॉर एड्रेस। एड्रेस के लिए कोई सेपरेट कॉलम नहीं रहेगा। आगे चले, ठीक है, ओके। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, वन टू मेनी वाला जो कंसेप्ट था मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट में ही वही वाला आने वाला है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर आपके पास है एम्प्लॉय मैनेज डिपेंडेंट, किसी एम्प्लॉय के बहुत सारे डिपेंडेंट हैं, राइट। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि ये जो एंटिटी है
हमें यहां पर देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर डिपेंडेंट का एक अलग से टेबल बना दें। देखिए किसी एम्प्लॉय के मल्टीपल डिपेंडेंट हो सकते हैं, स्पाउस, पेरेंट्स, किड्स, है ना। तो आपने कहा डिपेंडेंट की एक टेबल बन गई भैया, और डिपेंडेंट की टेबल में हम क्या कह रहे हैं, आपने डी नंबर रख लिया, आपने डी नेम रख लिया, आपने लोकेशन रख लिया, और इस एम्प्लॉय का आईडी भी रख लीजिए जिसके ऊपर ये जिसके किए मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं। बस इतनी सी बात है, पढ़ लेते हैं एक बार। न्यू टेबल आर क्रिएटेड फॉर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। डिपेंडेंट है ना, मल्टीपल डिपेंडेंट हो सकते हैं किसी एम्प्लॉय के। फॉर ए मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स एम वी क्रिएट ए टेबल टी विद ए कॉलम सी दैट करस्पॉन्ड्स टू एम एंड कॉलम्स करस्पॉन्डिंग टू द प्राइमरी की ऑफ द एंटिटी सेट or the relationship set of which this is an attribute। डिपेंडेंट किसका एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय का प्राइमरी की भी रखना होगा। ओके इस तरह से हम ER डायग्राम को टेबल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तमाम बातें थी जो कि अपन ने की थी। ओके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन यहीं से आगे चलेंगे। ओके अपने क्रैश कोर्स के अंदर DBMS का यहीं तक का पोर्शन रखा है। थैंक यू वेरी मच।